Hi students, welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. So in my earlier video, we have already discussed about the price rise कि price rise जो है वो किस प्रकार से हमारे देश के लिए या इकोनॉमी के लिए वो अच्छा भी है और हमने उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे थे कि किस प्रकार से उसका हमें नुकसान भी है। वो डेवलपमेंट है जो नेशन की, उसमें एक हिंड्रेंस के तौर पे भी वो काम करता है। तो दोनों ही चीज़ें हमने देखी कि अगर वो स्टेबल तरीके से राइज हो तो वो फ़ायदेमंद है, और अगर वो फ्लक्चुएशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेगा यानी कि प्राइस राइज होगा तो उससे काफ़ी नुकसान होता है देश को। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रीजंस ऑफ प्राइस राइज। प्राइस राइज जो है उसके कारण क्या है, क्यों प्राइस में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। ए, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। Then second is due to sharp increase in total demand of country as compared to supply. Continuous price rise is seen. अब प्राइस राइज के दो इन्होंने मेन कारण बताए हैं, दो फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला ये कि जो चीज़ों का प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज नहीं होगा तो जो चीज़ें मार्केट में सप्लाई हो रही हैं उनकी कमी हो जाएगी। यानी कि एक तो बताया गया है कि प्रोडक्शन पूरा ना होना, प्रोडक्शन में कमी आ जाना। और दूसरा जो रीज़न बताया गया है प्राइस राइज का वो है शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री। अगर डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से ज़्यादा, यानी कि देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि या तो प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा चीज़ें चाहिए और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, अगर डिमांड बढ़ जाए और प्रोडक्शन तो उतनी है पहले जितनी, तो वो बढ़ जाए तो उससे भी प्राइस राइज होने के चांसेस रहते हैं। अब पहला जो इसका हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई की बात करते हैं। इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेज इन थ्री वेज। मॉनेटरी सप्लाई का मतलब होता है पैसे की बढ़ोतरी, यानी कि मनी जो सप्लाई है उसमें इंक्रीज होना। नाउ सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेज इन थ्री वेज। तीन तरीके से मॉनेटरी सप्लाई, पैसे की सप्लाई जो है बढ़ती है। पहला, बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट। बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट मतलब कि नया मनी बनाकर, बाय जनरेटिंग न्यू मनी, मार्केट के अंदर पैसा एक्स्ट्रा डाला जाए, न्यू मनी जिसको हम कहते हैं। दूसरा, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, दैट इज इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन मार्केट। कि मार्केट के अंदर जो पैसा है उसकी सर्कुलेशन को बढ़ाना, उसके ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, यानी कि ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदेंगे तो मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तीसरा, टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। तीसरा तरीका ये होता है कि आप जब कर्जा देते हो लोगों को तो उस कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है अगर उसको आप कम कर दोगे तो लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, और ज़्यादा पैसा लेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, तो इस प्रकार से वो ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से तीन तरीके हैं जिससे पैसे की सप्लाई को मार्केट में बढ़ाया जा सकता है। पहला, नया पैसा जनरेट करके बाय जनरेटिंग न्यू मनी। दूसरा, ट्रांजैक्शंस को बढ़ाकर, यानी कि मनी सर्कुलेशन जो है मार्केट में उसको बढ़ाया जाए। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट जो होता है कर्जे के ऊपर, डेप्ट के ऊपर, वो कम करके। कर्जा आसानी से मिल जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा उठाएंगे। When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it. अब देखिए, जब पैसे का इंक्रीज होगा, अब सबके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आने का मतलब यहाँ पर कि पैसे का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, सबके काम धंधे अच्छे से चल रहे हैं, सबको प्रॉफिट मिल रहा है अच्छे से, तो ऐसे में लोगों की इनकम अच्छी हो जाएगी। जब लोगों की इनकम अच्छी होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, सर्विसेज बढ़ जाएंगी, लेकिन सप्लाई बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। अब इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। इट इज़ नॉट दैट हार्ड इफ़ यू थिंक, लेकिन
एक बार दिमाग में हमारे बात जानी चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो कोविड के समय क्या चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग जॉब वाले लोग हैं, नौकरी पेशे से जुड़े जो लोग हैं, उनकी जो पगार है, आप जानते हैं कि अभी लगभग अलग अलग कंपनी जो है कोई 50% सैलरी दे रहा है, कोई 70% दे रहा है, लेकिन 100% तो मेरे ख्याल से बहुत ही गिना चुना कोई व्यक्ति होगा जो 100% सैलरीज दे रहा है। अब जहाँ पर 50% सैलरी आ रही है, तो आप बताइए आपके घरों के खर्चे में कटौती नहीं की गई है? ऑब्वियसली की गई होगी, क्यों नहीं की गई होगी? तो जब पैसा कम आ रहा है तो हमें पैसा कम खर्चना पड़ेगा। यानी कि पैसा कम है तो हम पैसा कम खर्च रहे हैं मार्केट के अंदर। यानी कि हम कम पैसा कैसे खर्च रहे हैं कि हम जैसे पहले बाहर घूमने जाना है या बाहर से कुछ मंगवा कर खाना है या कपड़ों के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर हमें खर्चा करना है ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें हम कम कर देते हैं या उनके ऊपर हम एक बार तो लगाम लगा देते हैं, ताकि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा इन चीज़ों पे वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से क्या होगा, मार्केट के अंदर चीज़ें बिकेंगी नहीं तो उनका दाम कम हो जाएगा। लोग अपनी चीज़ें, अभी आप बहुत सारी शॉप्स के बाहर से गुजरते हैं, बहुत सारे मॉल्स के बाहर से गुजरते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर ऑफर्स रहते हैं, बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, 60% ऑफ, इस तरह का ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे सेल्स वगैरह। क्यों? क्योंकि उन लोगों की चीज़ें बिक नहीं रही हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसे की कमी चल रही है, जिस कारण से वो दुकानदार या जो बिजनेसमैन है वो सोच रहे हैं कि उनकी चीज़ें बिकें। अब वो बेचने के लिए कोई उस पर ऑफ 50% ऑफ दे रहा है, कोई 60 ऑफ दे रहा है, कोई बाय वन गेट वन का ऑफर दे रहा है। तो अलग अलग ऑफर्स के द्वारा लोग ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ें बिक सकें। अब इसके उल्टी बात करते हैं, यानी कि इसके ऑपोजिट जाकर अगर देखें ऑन द अदर साइड, कि अगर यही सिचुएशन में आपके पास पैसा बहुत सारा हो, आपके काम धंधे सब अच्छे चल रहे हों, तो कोई ऑफ़र देगा? कोई नहीं देगा। तो जब ऑफ़र नहीं देंगे लेकिन हमारे पास पैसा है तो हम चीज़ें खरीदेंगे, तो हर एक आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और ज़्यादा चीज़ें खरीदने से क्या होगा, मार्केट के अंदर चीज़ों की कमी हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से, चीज़ों की कमी होने से चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मॉनेटरी सप्लाई है वो प्राइस राइज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आगे देखते हैं अभी हम, इन ऑर्डर टू फुलफिल प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट इंक्रीजेज सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरेटिंग न्यू मनी थ्रू डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, डिफेंस expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebrations, public or private expenditure leads to sudden increase in supply of money in market, which increases purchasing power, resulting in increase of price level. Thus increase in purchasing power becomes the reason of price rise. अब सरकार क्या करती है, डेफिसिट रिप्लेसमेंट, यानी कि पॉलिसी के अंतर्गत नया पैसा जनरेट करने का अर्थ मतलब कि सरकार जो है, जो उसके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं सरकार के, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो सरकार खर्चा करते हैं, जो हमारे अधिकारी जो है वो खर्चा करते हैं, फिर उसमें भी कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, फिर डिफेंस लाइन के ऊपर खर्चा किया जाता है, अलग अलग स्कीम्स के ऊपर सरकार खर्चा करती है। जैसे भी आप देख रहे हैं मोदी साहब बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं कि जैसे गरीबों के खातों में, किसानों के खातों में कुछ पैसे डाले जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है उसको एडवांस में पेंशन दी जा रही है। तो इस तरीके से सरकार जो है अपने खर्चे बढ़ा रही है। अब वो खर्चा बढ़ेगा तो पैसा आएगा कहाँ? आएगा तो सारा मार्केट में ही ना पैसा, और पैसा जब मार्केट के अंदर आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है प्राइस राइज का। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब पैसा हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, जब हमारी पॉकेट खाली रहेगी तो हम कुछ खर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने का जो तरीका बताया है वो सरकार डेफिसिट मनी, यानी कि डेफिसिट मनी पॉलिसी के अंतर्गत वो बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लागू कर देती हैं, वहाँ पर वो खर्चा करना शुरू कर देती हैं, जिससे अब जैसे सरकारी जो स्कीम्स हैं, जब वो जैसे कहीं ब्रिज बनना है, कुछ और होना है, तो उससे क्या होगा, ब्रिज बनाने के लिए अगर कोई पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ब्रिज का पैसा किसके पास आएगा? पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास आएगा, कॉन्ट्रैक्टर से वो नीचे मजदूरों तक जाएगा, और मजदूर उससे मार्केट के अंदर खरीदारी करेंगे, तो वो फिर हमारे मार्केट के अंदर रोटेट होने लगेगा, सर्कुलेट होने लगेगा। तो इस तरीके से प्राइस राइज होता है। दूसरा बताया गया है, no increase is there in total production or supply of commodities and services in market due to unplanned expenses of government, but due to increase in salary or allowances, supply of money increases in hands of people. Along with it, resources of production start getting more values, so
come increases, leading to cumulative increase in supply of money. As a result of it, purchasing power increases, that is total demand increases, but total supply doesn't increase in accordance. This leads to price rise. अब जैसे हमने देखा कि परचेज पावर बढ़ेगी, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, लोगों का ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा होगा, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने के कारण वो क्या करेंगे, वो लोग आसानी से किसी भी चीज़ को खरीद सकेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। और जब वो ज़्यादा खरीदारी करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में जो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रोडक्शन तो वही था, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही थी उनके ऊपर तो जितना पहले बन रहा था उतना ही अब बन रहा है, लेकिन परचेज पावर बढ़ने के कारण लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे हैं। अब ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे हैं तो डिमांड बढ़ गई है, दैट मीन्स, और डिमांड बढ़ गई है तो इससे प्राइस राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम चीज़ देखते हैं, आप जानते हैं कि जैसे अभी गर्मी आते आते एसी कूलर इनके दाम बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के अंदर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब यही जो एसी कूलर्स जो हैं ये आप ऑफ सीज़न में लेने जाइए, यानी कि आप सर्दी में लीजिए या फिर विंटर सीजन में मानसून सीज़न में लीजिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस पर छूट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय इनकी डिमांड नहीं रहती है। तो सबसे पहली बार डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन गर्मी के दौरान क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है इन चीज़ों को के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि लोग गर्मी में भी पैसा नहीं है, लोगों के पास परचेज पावर नहीं है लोगों के पास, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो प्राइस राइज नहीं होगा। लेकिन जब लोग ज़्यादा इस चीज़ों को खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीदने की वजह से क्या होगा, इनका दाम बढ़ा दिया जाएगा, तो प्राइस राइज होना लाजमी है। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट यहाँ पर देखा कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई लीड्स टू प्राइस राइज। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं यहाँ पर आगे। द प्राइस राइज इज रिजल्ट एज वेल एज रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। द बैंक रिड्यूसेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट एज वेल एज इंक्रीज इट्स रिजर्व कैश which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild condition, which results in increase in supply of money in hands of people, which creates pressure on demand of commodities and substantially causes price rise. अब जैसे बैंक के बारे में पढ़ा था कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, जो लोगों को पैसा देता है, यानी कि उधार पैसा इंटरेस्ट पे मिलता है, जो हमें लोन की बात करें तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, और जो बैंक के पास पैसा पड़ा होता है जिसको हम रिजर्व कैश कहते हैं वो उसको बढ़ा लेता है, अपना पैसा ज़्यादा इकट्ठा करता है बैंक, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके वो लोगों को कम दाम पे कम रेट पे इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है। इससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है और वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने की तरफ मुड़ जाते हैं, और इस तरीके से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ने लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ भी एक देख सकते हैं चीज़ कि कभी कुछ लोगों को गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है। अब गाड़ी जो है वो खरीदने के लिए अब लोन लेना पड़ेगा हमें। अब जब लोन, अगर सपोज मार्केट के अंदर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है सभी चलिए रेगुलरली, तो 10% अगर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमें गाड़ी खरीदनी है, तो हम सोचेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम नहीं खरीदेंगे, चलो 2 महीने रुक जाते हैं। 1-2 महीने निकल गए हैं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे आ गया है, तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण हमने क्या किया, अब 7% पे हमने या 7.5% पे हमने लोन उठाया और गाड़ी खरीद ली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक ने हमें कम दाम करके, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करके हमें अट्रैक्ट किया कि भाई अब आप खरीद सकते हो आसानी से, तो हम लोग क्या, हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग उस समय चीज़ें खरीदेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ों की फैसिलिटी आ गई। आजकल हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर भी क्या करते हैं, EMI करवा के चीज़ें खरीद सकते हैं। अब EMI होने से लोगों का जो खर्चा है वो बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि आपको ये सब चीज़ें कैश में ही लेनी पड़ती थी, या फिर किसी जानकार कोई दुकानदार है आपका तो उससे आप वो चीज़ खरीदेंगे तो वो आपको शायद 20,000 की चीज़ है तो आपको 5-5, 6-6 हज़ार या 10-10 हज़ार के 2 या 3 हफ्ते आपको करके वो क्लियर कर देगा। चलिए आप 2 महीने में पैसा चुका देंगे, 3 में चुका देंगे तो चलेगा। वो भी क्यों? क्योंकि वो दुकानदार हमारा दोस्त है और उस चीज़ का दाम भी हमें वही देना पड़ेगा जो वो रेगुलर मार्केट में बिकता है। लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग में किस प्रकार से आप जानते हैं कि वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं, अब ऑनलाइन में हम लोग चीज़ खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ता, जो बीच के मिडिल मैन होते हैं वो निकल जाते हैं इसमें, और मिडिल मैन के निकल जाने से चीज़ का दाम काफ़ी कम हो जाता है। अब चीज़ का दाम कम होने से हमें वो चीज़ काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है
कि हम चीज़ खरीदेंगे तो एकदम से हमें पूरा पैसा देना पड़ता है, तो इस कारण से हर एक आदमी इसके लिए कैपेबल नहीं रहता है। तो ऐसे में आजकल ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सब, या सरकारी बैंक है वो भी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के ऊपर, यानी कि जो नॉर्मल आपका एटीएम कार्ड रहता है उसके ऊपर भी आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है। अब हर महीने आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भरते जाइए, भले आप 50,000 की चीज़ खरीद लीजिए। तो जब लोग आसानी से लोगों को चीज़ें मिलेंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा और ईएमआई की फैसिलिटी मिलेगी, तो हर एक आदमी अपने घर में हर एक ज़रूरत की चीज़ें पूरी करना चाहेगा। तो इस प्रकार से लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं। तो यह सब चीज़ें मिलाकर हमें प्राइस राइज की तरफ धकेल देती हैं। तो ये कारण था हमारे प्राइस राइज का। दूसरा जो कारण यहाँ पर बताया गया है प्राइस राइज का, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। Population increases at a rate of 1.9% in India. Total population of India was 1 to 1 crore in 2011. Because of speedy increase in population of country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to shortage of supply leading to price rise. अब पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब सिंपल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं। अब वहाँ पर सपोज उसी जगह पर अभी आकर 8 लोग रह रहे हैं। अब 4 लोग रहते थे तो उनका खर्चा कम था, अब वहाँ पर 8 लोग रहेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, चीज़ों की डिमांड, वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे मार्केट से लेकर। तो वही चीज़ है। पॉपुलेशन जो भारत का जो बढ़ने का रेट है वो 1.9% है भारत के अंदर। टोटल पॉपुलेशन भारत की 2011 में 121 करोड़ थी, जो लगभग अभी 2020 में मेरे ख्याल से बढ़कर 135-36 करोड़ के करीब हो गई होगी, यानी कि 15 करोड़ का ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है आने वाले 10 सालों के अंदर। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है कि भारत की जो पॉपुलेशन 2001 में सडन इंक्रीज आया था पॉपुलेशन के अंदर, जिस कारण से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था डिमांड और सप्लाई के बीच में। यानी कि जितनी डिमांड थी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सप्लाई जो थी वो बहुत ही कम थी, जिससे चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है प्राइस राइज का। यानी कुल मिला के जब लोग बढ़ जाएंगे यूज़ करने वाले, तो चीज़ों की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर लोग बढ़ रहे हैं और चीज़ों की सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा? दैट्स ऑल सिंपल, तो होगा प्राइस राइज। तो दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पर, प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार कौन है? पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा जो पॉइंट इसमें हमारे पास है वो है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है हम निर्यात जो करते हैं, जो यानी कि दूसरे देशों में चीज़ें भेजते हैं वो। Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government has encouraged increase in export, as a result of which availability of commodities decreases in local or internal markets. So scarcity is observed, shortage of supply against demand leads to price rise. अब सिंपल चीज़ ये है कि चीज़ें हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हम भारत में ज़्यादा बनाते हैं, उन चीज़ों की विदेशों में बहुत डिमांड है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो भारत सरकार जो है वो धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट को एनकरेज करते जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय माल जो है वो विदेशी मार्केट में पहुँचे। तो ऐसे में सरकार जो इसको एनकरेज करती जा रही है, इससे क्या हुआ? इससे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने माल को, अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। इससे चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगी हैं और उनका इंटरनल मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर, हमारे देश की मार्केट के अंदर कमी उन चीज़ों की हो गई है। अब उन चीज़ों की कमी होने के कारण, सप्लाई की शॉर्टेज होने के कारण फिर से क्या हुआ है? वही हमारा टॉपिक है प्राइस राइज। यानी कि चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, चीज़ें विदेशों में ज़्यादा भेजी जा रही हैं, घर में हमारे कमी होती जा रही है इन चीज़ों की, तो इससे भी प्राइस राइज हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जिससे हम चीज़ें तैयार करते हैं, तो रॉ मटेरियल का हाई प्राइस। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने के कारण क्या हुआ है? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। अब आपको आसानी से, हम कॉटन की बात करें, कॉटन से तैयार किया जाते हैं कपड़े। अब कॉटन से कपड़े तैयार किए जाते हैं, अगर कॉटन हमें आसानी से मिल रहा है तो कपड़े भी सस्ते दामों पे मिलेंगे। लेकिन अगर हमें कॉटन ही बहुत महंगा मिल रहा है तो हम कपड़े भी महंगे खरीदेंगे, क्योंकि जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो उसका जो प्रोड्यूस्ड गुड होगी, रेडीमेड गुड जो होगी, वो भी महंगी ही मिलेगी। सो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस। तो रॉ मटेरियल महंगा होने से उससे बनने वाली चीज़ें भी महंगी ही बनेंगी, तो इस तरीके से उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब जैसे मार्केट के अंदर अगर हम बात करें, अगर शुगर केन जो है, शुगर केन के दाम में बढ़ोतरी होगी या शुगर केन की शॉर्टेज हो जाएगी, तो
तो शुगर केन मार्केट के अंदर कम पहुंचेगा तो शुगर इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। तो शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है शुगर केन वो कम पहुंचेगा, तो वहाँ पर जो चीनी बनने वाली है वो कम बनेगी तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से उसका जो दाम है उसमें भी ओवरऑल बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। On the other side, consumers of produced goods are same workers or common people. They demand for increase in salary. When it is satisfied, there is again increase in production cost, resulting into price rise. Thus, vicious cycle of price rise keeps on going on. अब देखिए, हम यही एग्जांपल दोबारा से समझते हैं। अब गन्ना जो है किसान उगा रहे हैं, अब गन्ने की फसल इस बार अच्छे से नहीं हुई है ज़्यादा, तो किसानों ने ज़्यादा डिमांड किया और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। तो शॉर्टेज होने के कारण जो फैक्ट्री मालिक है उनको थोड़ा सा दाम ज़्यादा देना पड़ा किसानों को, तो उनको महंगा मिला गन्ना। उन्होंने गन्ने को लाकर अपनी इंडस्ट्री के अंदर उससे चीनी बनाई। अब चीनी बनाने में उनको थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनको गन्ने की कीमत ज़्यादा देनी पड़ी। तो जब उनको खर्चा ज़्यादा होने की वजह से, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो लोग मार्केट के अंदर उस चीज़ को बेचेंगे तो वो भी ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, यानी कि महंगा बेचेंगे। अब वो महंगा बेचेंगे तो वहीं जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि अब चीनी खाने वाले लोग कौन है, वो तो आम लोग ही हैं ना, सब लोग। इवन उस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं या वर्कर्स या जो लोग हैं वो भी तो चीनी खाते हैं। अब चीज़ों के दाम बढ़ने से वो लोग डिमांड करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारी पगार बढ़ाइए। तो जब उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, वो ज़्यादा सैलरी मांगेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, दैट मीन्स वो भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गया, कि अभी उसका भी तो पैसा उस मालिक ही देगा ना फैक्ट्री का। जब मालिक जो है वो गन्ने का पैसा ज़्यादा चुका रहा है, अपने लोगों की सैलरी बढ़ा रहा है, तो इस तरीके से उसकी जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो ज़्यादा पैसा जो है निकालेगा कहाँ से, वो चीनी का दाम बढ़ाकर। चीनी का दाम बढ़ेगा तो फिर उसका सब लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर से प्राइस राइज हो गया। तो प्राइस राइज जो है वो बिना रुके आगे बढ़ता रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, जिसको हम ब्लैक मनी भी कहते हैं। In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. Many people hide their high income or excess income. Thus, such an income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid on it. Such unregistered income is called black money. Because of fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. Thus, black money has been supportive for price rise. अब यहाँ पर जो मेन चीज़ इसमें बताई गई है, काले धन की बात की जा रही है, यानी कि ब्लैक मनी। अब अनरजिस्टर्ड मनी जो है उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। अब ब्लैक मनी यानी कि काला धन, जो बाबा रामदेव जी लाने वाले थे विदेशों से, वही काला धन। अब ये जो काला धन है, लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए, आप जानते हैं हम लोग हमारे पैसा जितने भी हमारी इनकम है उसके लिए हमें टैक्स भरना पड़ता है। आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो वो टैक्स भरते होंगे, सैलरी में से कट जाता होगा टैक्स, या फिर अगर हम प्राइवेट कोई और भी बिजनेस करते हैं तो भी हमें टैक्स भरना चाहिए, ताकि सरकार को पता लगता रहे कि भी हमारी इनकम कितनी है और हम उसके हिसाब से टैक्स भरते रहें। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी इनकम करोड़ों में अरबों में है, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग, वो अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए बहुत सारा अपना पैसा होता है उसको वो अकाउंटिंग बुक के अंदर शो नहीं करते हैं, यानी कि वो उसको सामने नहीं लाते हैं, यानी कि अंडर द टेबल सब कुछ हो जाता है। अब आपका जो पैसा भी आता है आपके पेरेंट्स का, वो सब बैंक में जाता है, बैंक में डालते हैं आप लोग, तो आपका सब पैसा जो है गवर्नमेंट के सामने रहता है कि भाई हाँ भी इतना पैसा बैंक में आया, इतना अकाउंट में है। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर वो पैसा अकाउंट में जाने की बजाय आप उस पैसे को चुपचाप ला के, देखा होगा ना आपने मूवीज़ के अंदर भी, लोगों के बिस्तर के अंदर पैसा भरा हुआ होता है, बेड्स के अंदर, कबर्ड्स के अंदर पैसा भरा होता है, तिजोरियों में छुपा के रखा, तो ये सब मनी जो है ये ब्लैक मनी रहता है। तो जो ब्लैक मनी है, लोग टैक्स से बचने के लिए इसको छुपाते हैं, यानी कि अकाउंटिंग बुक्स में इसका कहीं भी मेंशन नहीं रहता, कहीं भी इसका जिक्र नहीं रहता है। अब लोगों को ये भी डर रहता है कि कहीं उनके घर पे, जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, रेड। अब उस रेड मूवी में आपने देखा था किस प्रकार से उस नेता के घर में रेड डलती है और किस प्रकार से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पूरा उसके घर को छान कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है। तो इस तरह की रेड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी को खुले तरीके से खर्चा कर लेते हैं, फटाफट कि हम इससे चीज़ें खरीद लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लें, ताकि हम इस पैसे से छुटकारा पा सकें, यानी कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लें और ये पैसा भी हमारा
ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर निकल जाए, यानी कि हम ज़्यादा पकड़े ना जाएं। अब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो फिर वही बात होगी, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा दाम पे खरीद रहे हैं, घर बैठे उनको मिल रही हैं चीज़ें, क्योंकि उनका पैसा तो मेहनत का तो है नहीं, उनको तो पहले ही डर है कि फटाफट ये पैसा निकले वरना हम फंस जाएंगे कहीं। तो ऐसे में वो जल्दी से जल्दी उस पैसे को खर्चा करके अनवांटेड चीज़ें भी खरीद लें, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो भी वो खरीद लेंगे। तो इस तरीके से फिर से क्या होगा, मार्केट के अंदर चीज़ों की कमी हो जाएगी और फिर से हो जाएगा दाम में बढ़ोतरी, यानी कि प्राइस राइज। अगला पॉइंट है यहाँ पर 6 पॉइंट, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। अभी तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिसमें हमने देखा है कि प्राइस राइज के कारण हैं। अब एक कारण यहाँ पर सरकार भी है प्राइस राइज के लिए। द गवर्नमेंट इंक्रीजेज सपोर्ट प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ which supply of money increases due to steps taken by the government to fill the debt, as a result of which price rise is there. Thus government only gives birth to price rise. तो इस तरीके से सरकार खुद ही प्राइस राइज को जन्म देती है। अब आप देखिए पेट्रोल